हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, और जो जिसका नाम है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आप लोग के क्वेश्चन फंसेंगे। और देखिए, सबसे पहले कि जो भी मैं बताऊं उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए पूरा पूरा तो नोट डाउन होगा नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। और वो वर्ड जैसे कि डेफिनेशन है तो उसका वो कीवर्ड आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, वही कीवर्ड आपको वहां पे नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले इस पे दिया गया शिक्षा के उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा। तो शिक्षा लेते तो आ गए हैं, ले भी रहे हैं अभी, बट क्या होता है, क्या उद्देश्य है, क्या परिभाषा है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य एक कैसा प्राणी है? प्रगतिशील प्राणी है। वह सदैव आगे बढ़ना चाहता है, कुछ को छोड़ के वो हमेशा पीछे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचेंगे, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बट जो पीने वाले होंगे वो क्या करेंगे, बस टुल रहो, आराम से चलता रहेगा जो भी है। ठीक है, तो अब क्या है, ऊंचा उठना चाहते हैं, वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी आदर्श स्थिति को उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्थिति को, आदर्श स्थिति को क्या बोलेंगे, उद्देश्य कहते हैं। इस आदर्श स्थिति को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। उद्देश्य शब्द का शाब्दिक अर्थ भी यही है, या उत तथा दिश, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। दो शब्दों के योग से बना है। उत का अर्थ क्या होगा, ऊपर की ओर। दिश का अर्थ होगा दिशा, दिखाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक की ये नोट डाउन कर लीजिए। और फिर इस प्रकार उद्देश्य का अर्थ हुआ उच्च दिशा का संकेत। ठीक है, तो ये पूरा जितनी भी ये दो लाइनें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के काम आएगी। ठीक है, फिर उच्च दिशा एक आदर्श स्थिति का घोतक होती है, उसे सीमा नहीं बांधा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका यही अर्थ होता है। वह किसी उच्च शिक्षा अर्थात स्थिति की ओर संकेत करता है, ऐसी आदर्श स्थिति जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अब यदि हम इसे परिभाषा में बांधना चाहें तो इस प्रकार कहेंगे। ठीक है, अब कह सकते हैं, क्या बोलेंगे वो उसको देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा कथन होता है जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है, ऐसी आदर्श स्थिति जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए सब चीज याद रहेगा। ठीक है, पूरी डेफिनेशन आपको याद रहेगी, बट ये वाला भूल जाएंगे। ठीक है, तो वांछित परिवर्तन अब तो खाली ये याद रखिए, बाकी इधर उधर के जितने भी शब्द हैं वो आप लोग को याद हो जाएंगे खुद ही। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद दिया गया है उद्देश्य और लक्ष्यों में अंतर। क्या होगा इनमें अंतर? तो यद्यपि उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, एक पर्यायवाची शब्द हैं दोनों, परंतु इसमें पूर्ण और अंश का संबंध है। ठीक है, उद्देश्य और आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है, ऐसी आदर्श स्थिति जिसमें सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इसके विपरीत लक्ष्य क्या होता है, सीमा निश्चित होती है। ये भी आप लोगों को पता ही है, लक्ष्य क्या होता है, कोई एक लक्ष्य निश्चित कर दे तो उसमें क्या है, एक सीमा निश्चित स्थिति है और वह अपने प्राप्य होता है। प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन लक्ष्यों की प्राप्ति करते करते हुए उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ा जाता है। शिक्षा के संदर्भ में भी उद्देश्य और लक्ष्य में यही अंतर होता है। उदाहरण के लिए बच्चों को भाषा का ज्ञान से कराना शिक्षा का एक उद्देश्य है, और इस भाषा ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान एक उनका उच्चारण है। ठीक है, कुछ शब्दों का ज्ञान से एवं उनका प्रयोग, वाक्य रचना के नियमों का ज्ञान एवं शुद्ध वाक्य रचना करने का अभ्यास आदि तथा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्धारित कुछ लक्ष्य हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उपर्युक्त लक्ष्यों को तो प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हम यह कभी नहीं कह सकते कि किसी को भाषा का पूर्ण ज्ञान हो गया है। मनुष्य एक क्या अनेक जीवनों में किसी भाषा को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। उद्देश्य और लक्ष्य में यही मूलभूत अंतर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग खाली नोट डाउन करिए, हल्का सा, मतलब कि सिर्फ ऊपर की नोट डाउन करिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इससे बांधा नहीं जा सकता, ये तो आपको पता ही चल गया। उद्देश्य के बारे में 4-5 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है,
और वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी उद्देश्य या शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जब कोई भाषा का ज्ञान होगा तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश भाषा में है, इंग्लिश भाषा में अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर आगे आगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर। फिर इसके बाद दिया गया है शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता। क्यों पड़ती है आवश्यकता शिक्षा के उद्देश्यों की? तो इसमें दिया गया है शिक्षा मनुष्य के जीवन पर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये वाला सेंटेंस याद कर लीजिए, ज़्यादातर जगह टिप दीजिएगा, आप जाके खाली कॉपी पेस्ट मारना है। और इसके द्वारा कोई समाज अपने सदस्यों को अपनी पूर्व संचित सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराता है और उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे अपने सभ्यता और संस्कृति में निरंतर विकास कर सकें। ठीक है, शिक्षा इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि सभ्यता और संस्कृति जो है उसको आगे बढ़ाना भी होता है। अब यदि उस समाज के सामने इसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना है और क्या नहीं, तो उसकी शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। औपचारिक शिक्षा का विधान तो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। सुनिश्चित और सुस्पष्ट उद्देश्यों के अभाव में इस शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। निरुद्देश्य शिक्षा अपने में अर्थहीन होती है। शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता निम्नलिखित तत्वों से स्पष्ट की जाती है। अब देखिए, जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं मेन खाली हेडिंग आप लोग याद रखिए, हेडिंग याद रहेगी तो अंदर का भी आप लोग लिख लेंगे, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो हेडिंग पर सबसे पहले क्या दी गई है? औपचारिक शिक्षा का विधान। ठीक है, तो इस पे क्या है वो देखते हैं। प्रत्येक समाज का मनुष्य जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण होता है और इस आधार पर वह मनुष्य जीवन के कुछ उद्देश्य निश्चित करता है। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह शिक्षा का विधान करता है। कहना ना होगा कि यदि किसी समाज को मानव जीवन के उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो नहीं है और वह उन्हें शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में प्रकट नहीं करता है, तो वह औपचारिक शिक्षा का विधान से नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब समझ में आई क्या? और फिर सेकंड में इस पे दिया गया पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का विधान। क्या क्या पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का विधान दिया गया है इस पे दिया गया है उद्देश्य निश्चित होने पर ही हम उनकी प्राप्ति के लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। और यह पाठ्यचर्या कैसे पूरी की जाए, इसके लिए शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसका एक प्रोसेस होता है, इसकी एक विधि होती है कि उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसको कैसे याद करा जाए, तो पूरा इस तरीके से होगा। ठीक है, निश्चित एवं स्पष्ट उद्देश्यों के अभाव में ना तो शिक्षा की पाठ्यचर्या तैयार की जा सकती है और ना शिक्षण विधियां। ठीक है, इस दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होने आवश्यक हैं। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। पहला वाला कौन सा हो जाएगा? औपचारिक शिक्षा का विधान। सेकंड है पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का विधान। थर्ड में दिया गया शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन। ठीक है, वो कंटिन्यू चलना चाहिए। और फिर इस पे दिया गया उद्देश्य स्पष्ट होने से सीखने और सिखाने वालों का मार्ग निश्चित होता है। सीखने वाले शिक्षार्थी को यह पता रहता है कि उसे क्या सीखना है और सिखाने वाले शिक्षक को यह पता रहता है कि उसे क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है और कैसे सिखाना है। तो क्या, क्यों, कैसे, ये याद रखिए। क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है और कैसे सिखाना है। तो टीचर को ये पता होगा, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहा है तो वो सब्जेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक है तो उसके बारे में उसको पता होगा कि उसमें क्या क्या दिया गया है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, कौन सा चार्ट बना के शो करेंगे, कौन सा डायग्राम यूज करेंगे, तो A to Z उसको सारी डिटेल पता होगी। ठीक है, और इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होने से शिक्षा की प्रक्रिया बड़े सही ढंग से चलती है। ठीक, अब जैसे कि ये एक प्रोसेस है पूरा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से करते करते सबसे पहले देखिए स्टार्ट हुआ चैप्टर के बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर के बाद अगर जैसे कि सबसे पहले तो मीनिंग से देखें कि मीनिंग से इस पर क्या है, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर, फिर इसके बाद थोड़े से लॉन्ग आंसर, फिर इसके बाद लॉन्ग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वन लाइनर मान लीजिए, ये शॉर्ट मान लीजिए, ये पूरे लॉन्ग वाले मान लीजिए। तो एक ही प्रोसेस होता है और ये टीचर को पता होता है कि हम किस से शॉर्ट आंसर बताएंगे, किससे वन लाइनर बताएंगे और किससे हम मतलब कि कौन सा क्वेश्चन से लॉन्ग हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, एक ये सिखाने की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इस शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन ये इसका हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए उत्साह में वृद्धि।
ठीक है। उत्साह में वृद्धि में क्या दिया गया है, किसी अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। इनकी प्राप्ति के लिए हम कुछ विषयों का ज्ञान, कुछ निश्चित क्रियाओं के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। ये हमारी शिक्षा प्रक्रिया के लक्ष्य होते हैं। नियोजित शिक्षा को जब सुचारू रूप से चलाया जाता है और शिक्षक और छात्र इन लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो इन्हें बड़ा संतोष मिलता है और वे दूने उत्साह से आगे बढ़ते हैं। उद्देश्यों के अभाव में लक्ष्य निश्चित नहीं किए जा सकते हैं और लक्ष्यों के अभाव में उनकी प्राप्ति का प्रश्न नहीं उठता और उस स्थिति में कार्य करने में कोई उत्साह नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दिया गया इस पे उत्साह में वृद्धि। अब देखिए कोई भी स्टूडेंट होगा अगर उसको आएगा, ठीक है, अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएगा उसको आने लगेगा तो उसको भी मतलब कि अच्छा लगेगा, हाँ मुझे आ रहा है, तो और वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में दिक्कत हो जाती है उनको, तो अगर टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से बताएगा और बच्चे को अगर क्वेश्चन आने लगेंगे तो वो भी इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उत्साह में वृद्धि होगी। फिर इसके बाद दिया गया पांचवा, समय और शक्ति का सदुपयोग। जब शिक्षक और शिक्षार्थियों को शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तो वे यह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। शिक्षा की प्रक्रिया एक व्यवस्थित ढंग से निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इससे समय और शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है। स्पष्ट उद्देश्यों अभाव में यह संभव नहीं। ठीक है, तो समय और शक्ति का सदुपयोग ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये हेडिंग आप लोग याद रखिएगा। 5 हेडिंग हो गई, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले दिया गया औपचारिक शिक्षा का विधान, सेकंड में दिया गया है पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का विधान, थर्ड में दिया गया शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन, और फोर्थ में दिया गया है उत्साह में वृद्धि, और फिफ्थ में हो जाएगा आपका समय और शक्ति का सदुपयोग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उद्देश्य। हाँ, शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता क्यों होती है, इन 5 कारणों से होती है। फिर इसके बाद दिया गया शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार। कौन कौन से निर्माण के आधार है वो देखेंगे। किसी समाज की शिक्षा के उद्देश्य मूल रूप से उसके जीवन से दर्शन पर आधारित होती है। इसके साथ साथ वे समाज विशेष की संरचना, उसकी सभ्यता, संस्कृति तथा उसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर भी आधारित होते हैं। मानव की स्वयं की प्रगति भी उसकी शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित करती है। आज विज्ञान का युग है, शिक्षा युग के प्रभाव से अछूती कैसे रह सकती है। मूल रूप से ये सब ही शिक्षा के स्वरूप अर्थात उसके उद्देश्य और पाठ्यचर्या आदि निश्चित करने के आधार हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाले वर्ड्स आपको हमेशा आपको याद करने पड़ेंगे, सभ्यता और संस्कृति। ठीक, ये हमेशा हर जगह आप लोग को लिख सकते हैं, तो कोशिश करिएगा कि जो देखिए ये ऐसे क्या है ना, ये थोड़े से वर्ड जो ऐसे हैं इनको कीवर्ड मान लीजिए, कीवर्ड मान के आप लोग अलग कर लीजिए और इसको याद रखिएगा। कहीं पे भी आप लोग इसको जहाँ जहाँ यूज़ हो उस पर वहीं पे यूज़ करें, क्योंकि डेफिनेशन में भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से निर्माण के आधार हैं इसके। और सबसे पहले दिया गया दार्शनिक आधार। ठीक है, तो दार्शनिक आधार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे इसमें। इसमें दिया गया इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति हमारे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। कोई इस जगत को किसी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित मानता है और कोई इसे केवल से प्राकृतिक पदार्थों और क्रियाओं का परिणाम भर मानता है। इस भिन्न दृष्टिकोणों से हमें अपने जीवन के बारे में भी भिन्न दृष्टिकोण से प्रदान किए गए हैं। आध्यात्मिक विचारधारा के लोग मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं। देखिए कौन से विचारधारा के लोग मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं, तो आध्यात्मिक विचारधारा के लोग, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यह प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, आत्मानुभूति है, और इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे शिक्षा द्वारा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास करने पर बल देते हैं। ये पूरी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़ें, कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के कौन कौन से विकास पर बल दिया जाता है, तो शारीरिक हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, नैतिक और चारित्रिक है, और आध्यात्मिक विकास करने पर बल देते हैं।
फिर दिया गया है भौतिकवादी दार्शनिक। अब देखिए ये तो हो गया आध्यात्मिक विचारधारा वाले लोग। अब देखिए भौतिकवादी जो दार्शनिक हैं आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। वे मनुष्य के इस जीवन को ही सत्य मानते हैं, इसीलिए इसे उसके आध्यात्मिक विकास की बात नहीं सोचते। वे तो इसे उस भौतिक जगत के पदार्थ एवं क्रियाओं का ज्ञान करा देना चाहते हैं जिससे वह उसका अधिकतम उपयोग करके सुख प्राप्त कर सकें। उनकी दृष्टि से शिक्षा के ये ही उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, तो दार्शनिक वाला आप लोग ने समझ गए। तो ये वाला याद रखिएगा, आध्यात्मिक विचारधारा के लोग मनुष्य को क्या मानते हैं, आत्माधारी मानते हैं, और प्रतिपादन करते हुए मनुष्य का जीवन का अंतिम उद्देश्य जो भी है और मनुष्य के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है वो क्या है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, नैतिक है और आचारिक और आध्यात्मिक विकास। ठीक है, बाकी सब लोग आप लोग लिख ही लेंगे, बट ये थोड़े जो पॉइंट्स हैं इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है फिर दार्शनिक देख लिया। आप देखते हैं हम लोग समाजशास्त्री आधार। तो समाज के बारे में देखें क्या दिया गया है इसमें समाजशास्त्री में। शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में समाज के जीवन दर्शन के बाद उसकी जीवन शैली का प्रभाव पड़ता है। समाज विशेष की संरचना, उसकी सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थिति उसकी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के मुख्य आधार होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मुख्य आधार हो जाएंगे, उसकी समाज विशेष की संरचना हो तो क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, एक तो सबसे पहले संस्कृति कैसी है और फिर धार्मिक स्थिति। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और उदाहरण के लिए जिन समाजों में स्त्री पुरुषों में भेद किया जाता है और स्त्रियों को घर की चार दीवारी में रखा जाता है, उन समाजों में केवल स्त्रियों को केवल से लिखने पढ़ने भर की शिक्षा दी जाती है। और जिन समाजों में स्त्री पुरुषों में इस प्रकार का भेद नहीं होता है, उन समाजों में स्त्री पुरुष की शिक्षा समान उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर। और फिर इसके बाद दिया गया है समाज की संस्कृति, तो उसकी शिक्षा का मूल आधार होती है। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। ठीक है, इसकी परिधि में समाज की रहन सहन एवं खान पान की वृद्धियाँ और रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, कला कौशल से संगीत, नृत्य और धर्म दर्शन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। सभी कुछ आते हैं। प्रत्येक समाज अपनी इस संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ी में संक्रमित करता है और यह कार्य वह शिक्षा की सहायता करता है। यही कारण है कि समाज की शिक्षा के उद्देश्य उसकी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है और सूक्ष्म के प्रति हमारा विश्वास हमारे समस्त विश्वासों का आधार। हम प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील हैं। दया, धर्म, अतिथि सत्कार और मानव सेवा हमारी परंपरागत विशेषताएं हैं। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर सीधे विशेषताएं में आए तो ये भी पूरा लिख दीजिएगा। दया, धर्म, अतिथि सत्कार और मानव सेवा क्या है, हमारा परंपरागत विशेषताएं हैं। समाज में लाख परिवर्तन होने पर भी हमारी आस्था इन सब में आज भी बनी हुई है। जो शिक्षा हमें उपयुक्त दृष्टि प्रदान नहीं करती है उसे हम अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिक्षा लेना। फिर इसके बाद दिया गया है जनजीवन पर धर्म का कितना प्रभाव होता है, इससे हम सब परिचित हैं। जो समाज किसी धर्म विशेष को मानते हैं उसकी शिक्षा उस धर्म विशेष पर आधारित होती है, लेकिन जिन समाजों में अनेक धर्मों के मानने वाले होते हैं उसकी शिक्षा में किसी धर्म विशेष को स्थान नहीं दिया जाता है। धर्म विहीन समाजों की शिक्षा कभी एक तरफ दौड़ती है तो कभी दूसरी तरफ। ठीक है, अगर एक धर्म के होंगे तो वो एक ही लाइन में ही चलेंगे, और अनेक धर्म के होंगे तो क्या है, कहीं से भी उनका क्या है, कुछ एक ही मतलब एक चीज़ में रहेंगे नहीं, वो एक धर्म में रहेंगे नहीं। फिर इसके बाद दिया गया समाज परिवर्तनशील है। आपको भी पता है समाज क्या है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। इसकी संरचना और धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा एक ओर तो पुरानी मान्यताओं की रक्षा करती है और दूसरी ओर इन परिवर्तनों से मौजूदा पीढ़ी को परिवर्तित कराती है। ठीक है, अब पीढ़ी आप लोग खुद ही समझ रहे हैं कि जैसे कि जो हमारे फादर लोग हैं, फादर लोग की पीढ़ी में कुछ और चल रहा था, अब हम लोग कितना मॉडर्न ज़माना आ गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। आप कहानी भी आप लोग सुनते होंगे और आप जितने भी आपसे
बड़े लोग हैं वो बताते भी थे कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में ये होता था, और अब के ज़माने में तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं क्या-क्या होने लगा है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें का परिवर्तन भी हो गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसके बाद दिया गया है, उपयोगी परिवर्तनों को वह स्वीकार करती हैं और उनके आधार पर वह अपने उद्देश्यों में भी परिवर्तन करना चाहती है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है राजनीतिक परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए 3 परिवर्तन परिवर्तन हो गए। एक तो दार्शनिक हो गया, फिर है समाजशास्त्रीय, हाँ, समाजशास्त्रीय आधार हो गया, और फिर इसके बाद लास्ट क्या हो जाएगा, एक और भी है राजनीतिक आधार। ठीक है, अब राजनीतिक आधार में तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं कि राजनीति में क्या क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। शिक्षा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव राज्य और राजतंत्र का पड़ता है। जिस समाज में जैसी शासन प्रणाली होती है उसकी शिक्षा के उद्देश्य उसी के अनुसार निश्चित होते हैं। जिस देश में एक तंत्र शासन प्रणाली होती है उसमें शासन से अपनी मान्यताओं और आकांक्षाओं के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करता है और देश के प्रत्येक नागरिक को अपना सच्चा भक्त बनाने का प्रयत्न करता है। इसके प्रतिकूल से जिस देश में लोकतंत्र शासन से प्रणाली होती है उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व हो जाएगा आदर्श किया जाता है और उसमें स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की शक्ति का विकास किया जाता है। समाज की राजनीतिक स्थिति भी उसकी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती है और राजनीतिक सुरक्षा की स्थिति में समाज की शिक्षा प्रातः बहुउद्देशीय होती है और जब कोई समाज राज्य किसी दूसरे राज्य से असुरक्षित होता है तो उसकी शिक्षा में सैनिक शिक्षा का अधिक बल दिया जाता है। राजनीतिक उथल पुथल से वाले देशों में शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, तो शिक्षा से रिलेटेड आप मतलब राजनीतिक आधार के रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी अच्छे टॉपिक समझ में आते होंगे। मतलब कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देख के आप लोग शिक्षा के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पॉइंट इस पर दिए ही गए हैं, एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा फिर से। और फिर इसके बाद दिया गया आर्थिक आधार। ठीक है, मनी वाला आ गया। तो समाज का अर्थतंत्र और उसकी आर्थिक स्थिति भी उसकी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने के लिए आधार होते हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाजों की शिक्षा के उद्देश्य बहुत व्यापक होते हैं, जबकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समाज सामान्य शिक्षा की बात ही सोच पाते हैं। निर्धन समाज जो शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं कर पाता, परंतु एक बात अवश्य है और वह यह कि कर्मनिष्ठ व्यक्तियों का समाज अपनी आर्थिक कठिनाइयों से घबराता नहीं है और ऐसे शिक्षा का विधान करता है और जो उसकी आर्थिक समस्याओं के हल करने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये याद रखिए, कर्महीन व्यक्ति का जो समाज होता है अपनी आर्थिक कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, फिर इसके बाद वैज्ञानिक आधार आ जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं। तो एक युग था जब मनुष्य को छोटे पौध समझा जाता था और उसे बचपन से ही उच्च आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि दादा दादी लोग अच्छे से मतलब कि व्यवहार करते थे और अच्छे आदर्श सिखाते थे कि कैसे क्या किससे क्या बोलना चाहिए, अपने जितने भी बड़े लोग हैं उनसे कैसे बोलना चाहिए, अपने जितने छोटे लोग हैं उनसे कैसे बोलना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें अच्छे मतलब कि मोरल वाली स्टोरी भी सुनने को मिलती थी। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी जो चीज़ें होती थी सब चीज़ें मिलती थी उस टाइम। ठीक, बट अब के टाइम में क्या है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान ने मनुष्य की प्रकृति और उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया और यह बताया कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक संरचना की दृष्टि से कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते हैं। ठीक है, और उनका समस्त विकास उनकी जन्मजात प्रवृत्तियों, रुचि, रुझान और योग्यता पर निर्भर करता है। अतः अब शिक्षा के उद्देश्य आध्यात्मिकता के उच्च धरातल से उतरकर मनोविज्ञान के इन सिद्धांतों पर आधारित होने लगे हैं। तभी तो आज शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास और उनका उदात्तीकरण होता है। बच्चा या सीख सकता है और या नहीं, और जो सीख सकता है वह कैसे, इस पर मनोविज्ञान
ने बड़ा प्रकाश डाला है। मनोविज्ञान के स्पष्ट ज्ञान के बिना हम शिक्षा के उद्देश्य तो निश्चित कर सकते हैं, परंतु उन्हें उचित दिशा नहीं दे सकते। ठीक है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और यहाँ पे बोला गया कि दो बच्चे कभी भी समान नहीं हो सकते। ठीक है, तो मनोविज्ञान के आधार से दो बच्चे कभी भी समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होएगा ही। फिर इसके बाद वैज्ञानिक आधार देख लेते हैं और ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। तो इस पे दिया गया है, आज विज्ञान का युग है, विज्ञान से युग भी अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया है। हम अंतरिक्ष की बात ना करें, ना भी करें, परंतु पृथ्वी की बात तो हमें करनी ही होगी। जब पृथ्वी पर रहने वाला एक मानव कम श्रम से अधिक उत्पादन से करने लगता है, तब दूसरा मानव अधिक श्रम से कम उत्पादन से कर उसके सामने कैसे टिक सकता है। अब तो आध्यात्मिक विचारधारा के लोग भी यह सोचने लगे कि जब तक इस भौतिक जीवन की सुरक्षा नहीं की जाती, तब तक आध्यात्मिकता की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त विज्ञान ने हमें अंधविश्वासों की दुनिया से निकालकर अनुभूत विज्ञान को स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त किया है। आज किसी भी समाज की शिक्षा के उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक आधार भी इस पॉइंट से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए 6 पॉइंट्स हैं, तो उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला जो था इस पे, हाँ, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार, तो कौन कौन से आधार हो सकते हैं। सबसे पहला दिया गया था दार्शनिक आधार, फिर इसके बाद आधार था समाजशास्त्रीय आधार, फिर इसके बाद आधार था राजनीतिक आधार, फिर है आर्थिक आधार, फिर है मनोवैज्ञानिक आधार, फिर है वैज्ञानिक आधार। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप लोग खाली नोट डाउन करें, इसके खाली आधार नोट करें, फिर इसके बाद अपने आप से कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करें, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या किसमें कितना आपने सही लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो हो गया और इसमें हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स रहेंगे शिक्षा से रिलेटेड, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक, धन्यवाद।